हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने हमारे बीएससी चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है, तो इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे एकेडमिक चैनल को भी बहुत ज़्यादा प्यार और अपना सपोर्ट दें। आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 9 से लेकर के 12 तक। 9, 10 और 11th का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप अगर क्लास 9th के बच्चे हैं तो जाकर के चेक करो, 10th के हैं तो जाकर के चेक करो, 11th के हैं तो जाकर के चेक करो, अगर आप 12th के हैं तो आपके लिए वीडियो सफिशियंट होगी। इस वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है 2023 और 24 से रिलेटेड, वो आपको पता चल जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने इस बार जो है ना आपका 2023 और 2024 का नया सिलेबस लॉन्च किया है। नया सिलेबस इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, पढ़ना हमको वही सब है जो पहले था, जो पहले हम लोग पढ़ते थे वही सब पढ़ते थे और वही पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि सीबीएसई बोर्ड ने या एग्जामिनेशन जो आपके हो रहे हैं, एग्जामिनेशन जो कराए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, उस बोर्ड ने थोड़ा सा आपके ऊपर से प्रेशर खत्म कर दिया कि भाई आपको कुछ टॉपिक यहां पर नहीं पढ़ने, बस कुछ ही 1 2 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ने, बाकी सारे के सारे टॉपिक पढ़ने और उनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 12 का जो 2023 और 24 का कंप्लीट सिलेबस है उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11 का सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वीडियो को आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है, प्यार दिया है। बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल फॉर्म में वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, सीरीज वाइज। ठीक है, सब एक सीरीज में हम यहाँ पर अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके, और प्लेलिस्ट में भी आपको एक सीरीज के रूप में ही सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे और एक कंप्लीट पीडीएफ फाइल, एक कंप्लीट जो है ना वहां पर फोल्डर बना होगा जिसके अंदर सारे वीडियो लेक्चर क्लास 12 के या क्लास 12 के मिलेंगे। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए उसका एक कंप्लीट पूरा पीडीएफ फाइल बना होगा, या पूरा वहां पर मैं फोल्डर बना करके उसमें अपलोड कर दूंगा। अच्छा, ये पीडीएफ में जो कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड रहता है कि सर प्लीज मुझे पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दीजिए इससे रिलेटेड जो आपने पढ़ाया है। मैं पीडीएफ से पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है, वहां पे आप लोग लेक्चर वीडियोस नहीं देख पाते, फिर पीडीएफ आपको चाहिए रहता है एग्जाम टाइम में। लेकिन फिर भी आप फास्ट लेवल पर या फास्ट ट्रैक पर इसको पढ़ लें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्या करना है कि अपने फोन में टेलीग्राम को लोड करना है। एक एप्लीकेशन है जो आप गूगल प्ले स्टोर से लोड कर सकते हैं, और लोड करने के बाद में वहां पर आपको अपना आईडी बना करके अपना नंबर ऐड करके सीधे सर्च करना है सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस, और वहां पर आप ज्वाइन कर जाइए। ये टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम चैनल या ग्रुप का जो लिंक है वो दे दिया है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हमारे चैनल में जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक बच्चों अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए। और एक मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। आप देख रहे हैं वहां पर रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक करके उस पर ऑल नोटिफिकेशन कर दिए, तो जो भी वीडियो लेक्चर में यहां पर डालूंगा किसी भी क्लास से रिलेटेड, आप किसी भी क्लास के छात्र हो, क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बीच में, आपको सारी वीडियो सबसे पहले वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअल में यहां पर हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और सिलेबस हमारा क्या है 2023-24 का, ये कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को, तो मैं यहां पर सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो जैसा कि 11th क्लास में हम लोगों ने 5 यूनिट को कवर किया है, बाकी की जो हमारी यूनिट है वो 12th क्लास में आकर के कवर करना रहता है। जैसे यूनिट 6 हमारी जो यहां पर है वो है रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जनन। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन जो यूनिट है इसके अंतर्गत हम लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में ही समझना है ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। जैसा कि पहला चैप्टर जो यहां पर रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किया गया है वो आपको इसमें नहीं पढ़ना है, सीबीएसई बोर्ड ने इसको निकाल दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने इसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, आपके ऊपर से ये प्रेशर कम कर दिया है। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि जो जीवित जीव है उनके अंदर रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है या कैसे होता है उसको समझना रहता था, वो इस बार नहीं पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो पुष्पी पादप हैं फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हम बात करेंगे, राइट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको समझना है। भाई एक फ्लावर मेल का है, एक फ्लावर फीमेल वाला है, तो दोनों फ्लावर के जो है ना पॉलन ग्रेन्स, या मेल वाले फ्लावर का पॉलन ग्रेन किस तरीके से फीमेल वाले फ्लावर के एंथ्रीडिया के ऊपर पहुंचेगा, या हम वहां पर एंथ्रीडिया नहीं कहें तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है, ओव्यूल होता है, उसके अंदर जो एग होता है उसके अंदर किस तरीके से पहुंचेगा, राइट।
तो ये स्ट्रक्चर हमको यहां पर डिटेल में डिस्कस करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग पूरा प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन जो हो रहा है उसको समझेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है फ्लावर स्ट्रक्चर या फ्लोरल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आपको फ्लोरल स्ट्रक्चर समझना है। जो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट्स के अंदर वो बनता कैसे है। नोड और इंटरनोड, 4 नोड और 4 इंटरनोड मिलकर के फ्लोरल होल्स का फॉर्मेशन करते हैं, फ्लोरल होल बनाते हैं और वही फ्लावर में चेंज हो जाते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गानोशियम बनाते हैं, राइट। फिर इसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, ठीक है। यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट है और जो फीमेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट कहने का मतलब होता है कि ऐसे सेक्स ऑर्गन जो गैमीट का फॉर्मेशन करें उनको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट, राइट। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट एंड्रोशियम होता है और फीमेल गैमेटोफाइट गाइनोशियम होता है। तो इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसको समझना है। दूसरा यहां पर जो टॉपिक हमारा रहेगा वो पॉलिनेशन के ऊपर रहेगा। जैसे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में जब गैमीट बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर अब पॉलिनेशन होना है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जब फीमेल में एग प्रोड्यूस हो जाता है तो मेल के अंदर स्पर्म्स तो रहते ही हैं, वो मेल और फीमेल आपस में मीट करके कॉपुलेशन का प्रोसेस करके किस तरीके से फर्टिलाइजेशन करते हैं वो एनिमल वाले केस में देखेंगे। यहां पर पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन दैट मींस जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बने होते हैं उन पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना होता है, गाइनोशियम के स्टिग्मा पर पहुंचना होता है। तो कैसे पहुंचेगा उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनेशन कितने टाइप से होता है, एजेंसीज कौन कौन सी हैं, विद एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या होती हैं इनके बारे में समझना है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन्स को इंटरेक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए किस तरीके से यहां पर इसका फॉर्मेशन होता है उसको समझना है। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आपका एग्जाम में पूछा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन और डबल सर्कुलेशन के ऊपर, ठीक है। दोहरा निषेचन और दोहरा परिसंचरण क्या होता है, ठीक है, दोनों का अलग अलग मैटर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने से पहले क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में, लाइक चाहे वो मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट हो, ठीक है, दोनों के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन होने से पहले उसको समझना है। फिर उसके बाद में हम लोगों को डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट पढ़ना है। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कैसे होगा, डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म करता क्या है, ये सीड को जो है ना जर्मिनेशन के समय में स्टोर्ड फूड मटेरियल इसमें रहता है और ये फूड को क्या करता है, प्रोवाइड करता है सीड के जर्मिनेशन में। एम्ब्रियो उसके अंदर बना रहता है, इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड एक्चुअल में कैसे बना और फ्रूट का निर्माण कैसे होता है, ये आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमको ये दोनों समझने रहेंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रक्रिया और फर्टिलाइजेशन के बाद वाली चेंजेस क्या क्या आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक यहां पर है स्पेशल मोड। स्पेशल मोड्स में क्या क्या आपको देखना है, एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों को समझना है। एपोमिक्सिस क्या है, पार्थेनोकार्पी क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, ठीक है, ये प्रोसेस या शॉर्ट नोट इस पे आपके लिखने को आते हैं। फिर उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, सीड का किस तरीके से डिस्पर्सल हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है, और फ्रूट का जो निर्माण हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट तो हम लोग यहाँ पर पढ़ ही लेंगे, तो दोबारा से यहाँ पर लिख गया, इसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद में हमारा जो चैप्टर 3 है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद में अपन लोगों को क्या पढ़ना है, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ना है। जंतुओं में या मनुष्यों के अंदर जो जनन हो रहा है या जनन की प्रक्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है उसको समझना है एक्चुअल में, ठीक है। तो पहला टॉपिक देखिए यहाँ पर रहेगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरीके का है, फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरीके का है, तो इसको हमें समझना है विद डायग्राम डिटेल में, ठीक है। मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरी होती हैं। सेकेंड, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी।
यानी कि टेस्टिस और ओवरी को आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा देखना है, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर सब पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहो, सब पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों को धैर्य बना करके बैठे रहना है, क्लासेस को अटेंड करना है और क्लासेस को शेयर करना है अपने दोस्तों तक, ठीक है? तभी जाकर के मोटिवेशन मिलेगा और डेली क्लास यहां पर आप लोगों के बीच में मैं ला पाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए रहेगा गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब होता है युग्मक निर्माण जनन, ठीक है, या युग्मक जनन। युग्मक का फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है? अब गैमीट दो प्रकार का होता है, मेल में बनता है, फीमेल में बनता है। मेल में जो गैमीट बनेगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट मींस स्पर्म के बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और oogenesis दैट मींस एग या ओवम या ऊटिड की बनने की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है। उसके बाद में एक टॉपिक रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म इसको हिंदी में कहते हैं। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आता भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली चेंजेस होते हैं फीमेल बॉडी में, किस तरीके से होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट यहां पर देखिए लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगा, मेल फीमेल गैमेट कैसे आपस में फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद में इसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक। और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बाद में इस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कैसे होगा, ठीक है? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बाद में, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बाद में इम्प्लांटेशन कैसे होगा इस एम्ब्रियो का, कहां पर? यूट्रस के अंदर। यूट्रस में फीमेल के फंडस रीजन में किस तरीके से इम्प्लांटेशन होगा, दैट मींस प्लासेंटा के थ्रू किस तरीके से ये अटैच होगा, उसको समझना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रेगनेंसी एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन। प्रेगनेंसी किस तरीके से होती है, प्रेगनेंसी क्या होती है उसको समझना है। और प्लासेंटा फॉर्मेशन दैट मींस जो अपरा का निर्माण हो रहा है वो किस तरीके से होगा या कितने प्रकार से हो सकता है। इसको हम लोग रिकरेंट ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि प्लासेंटा के द्वारा डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स भी सेक्रेट होते हैं, तो उसको हम लोग रिकरेंट ग्लैंड। रिकरेंट ग्लैंड कहने का मतलब होता है बार बार ग्लैंड का बनना और बिगड़ना। ये जब प्रेगनेंसी होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय ही क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ही इसका फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं फीमेल के अंदर। कौन कौन से होते हैं जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी पूरी क्लास में अगर हम पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करने लगे तो फिर भाई आप ये समझ लो कि क्लास बड़ा लंबा हो जाएगा और सिलेबस पूरे टॉपिक में खिंच जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी क्लासेस के अंदर। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पार्चुरेशन एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लैक्टेशन। पार्चुरेशन में डिलीवरी कैसे होगा, बेबी का डिलीवरी कैसे होता है। और लैक्टेशन में फीमेल मदर जो है वो किस तरीके से अपने बेबी को जो है ना मिल्क जो है शक कराएगी या उसको पिलाएगी। ये जो मिल्क प्रोडक्शन होगा, शक कराना वो नहीं देखेंगे, मिल्क प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है, मैमली ग्लैंड्स के अंदर, उसको समझना है। इसके बाद में फोर्थ चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। अब ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी होती है, उसको समझना है। जैसे नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीड क्या है। और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, किस तरीके से एसटीडी को हम रोक सकते हैं। एसटीडी शॉर्ट फॉर्म कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं होगा, उसको यहां पर समझना है। बर्थ कंट्रोल को देखना है। बर्थ कंट्रोल आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें। बर्थ कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड है उनको समझना है। जैसे कि नीड एंड मेथड्स क्या क्या है, कॉन्ट्रासेप्शंस कौन कौन से हैं, मेडिकल ट्रीट टर्मिनेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी इसको कहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज में या कॉन्ट्रासेप्शंस में, कॉन्ट्रासेप्शंस कुछ मेडिसिन फॉर्म होती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टिव एरिया, कॉन्ट्रासेप्शंस में कुछ प्रोटेक्टिव फॉर्म रखे जाते हैं, लाइक कॉन्डोम हो गया, ठीक है। और भी कुछ मेडिसिन होते हैं, या फीमेल कॉन्डोम मेल कॉन्डोम, इनको रखा गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है, ये भी एक मेडिसिनल फॉर्म है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये पढ़ेंगे, राइट। फिर एक टॉपिक यहां पर हम लोग को पढ़ना है एमनियोसिंथेसिस। ये क्या होता है भाई, ये सर नया टॉपिक है? नहीं, ये पुरानी टॉपिक है, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, यहां पर मैं पढ़ाऊंगा। एमनियोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिंग परीक्षण होता था प्रीवियसली। अभी क्या है कि प्रीवियसली पहले समय में
अभी अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से लिंग का परीक्षण हो सकता है कि भाई जो बेबी डेवलप हो रहा है उनके अंदर वो मेल है या फीमेल है, वो अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू हो सकता है। लेकिन पहले अल्ट्रासाउंड जब नहीं था तो इसका किस तरीके से हम लोग परीक्षण करते थे, तो एक प्रोसेस किया जाता था एमनियोसेंटेसिस। इसमें होता क्या है कि जो के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। उस फ्लूइड को तीसरे चौथे महीने में डॉक्टर्स के थ्रू निकाल करके, इंजेक्शन से निकाल करके उसका परीक्षण किया जाता था, और परीक्षण के आधार पर यह बताया जाता था कि जो बेबी ग्रोथ कर रहा है वो क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो लिंग परीक्षण के रूप में इसका यूज किया जाता था। आज की डेट में हमारे समाज में या हमारे देश में इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिबंध किया गया है, और लड़की अगर है उनके अंदर तो उसको डिस्ट्रॉय या उसका जो है ना अबॉर्शन करा देते थे। तो अब ये कानूनी अपराध हो गया है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, और ज्यादा बढ़िया भी रहा है। बहुत सारी हत्याएं ऐसी हो, अब आप सोचिए यार, एक जरा सा बच्चा जो पल रहा होता है उसको पेट में ही मार देते हैं। खैर, ये ठीक हुआ जो भी हुआ। नेक्स्ट यहां पर देखिए टॉपिक रहेगा इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू जो बांझ, इनफर्टिलिटी कहने मतलब क्या होता है, जो औरतें या जो औरतें ही सिर्फ नहीं, लड़कों की बात हो रही है, जो आदमी और जो औरत, या हम ये कह सकते हैं जो पेरेंट्स हैं, वो अगर इनफर्टिलिटी को शो करते हैं, लाइक उनका शादी हो गया है लेकिन कई साल हो गए हैं बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, वो बच्चे हो ही नहीं रहे, तो इनके अंदर या इसमें कुछ मेडिकल हम लोगों ने कुछ इवोल्यूशन भी किया है, मेडिकली कुछ डेवलपमेंट भी किया है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हमने यूज कर ली है, जैसे आईवीएफ हो गया, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, ZIFT, GIFT, जिफ्ट, गिफ्ट, आईवीएफ। ठीक है, इन सबको हमने क्या किया, आज की डेट में इजाद किया है। इसमें होगा क्या कि इसमें होता क्या है कि मेल के स्पर्म्स को ले लिया जाता है और फीमेल का एग ले लिया जाता है, दोनों को फर्टिलाइज करके फीमेल के में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है एम्ब्रियो को। अगर उस फीमेल का ठीक है, या यूट्रस कंफर्टेबल फॉर्म में नहीं है या एडेप्टेबल नहीं है उस गर्भ को धारण करने के लिए, तो एक और मेथड है कि हम किसी दूसरे का, सेरोगेसी इसको बोलते हैं, किसी दूसरे के को यूज करते हैं, किसी दूसरे फीमेल के यूट्रस को यूज करेंगे, और जो पेरेंट्स है वो अपने गैमेट्स को फर्टिलाइज करा करके डॉक्टर्स को दे देते, डॉक्टर फर्टिलाइज करके उसमें ट्रांसप्लांट कर देता है किसी दूसरे फीमेल बॉडी में। ठीक है, इसको सेरोगेसी कहते हैं। आजकल जो मूवीज आ रहे हैं उसमें आपने देखो, सेल्फी में भी अक्षय कुमार ने इस पे जोर दिया है, सेरोगेसी के ऊपर, मैं सेरोगेसी कराने जा रहा हूँ। तो मेल फीमेल ने क्या किया, अक्षय कुमार ने, उसकी वाइफ ने क्या किया, अपने गैमेट्स को दे दिया, और जो यूएस में कोई बंदा है वहां पर बंदी है, उसके अंदर उसको इम्प्लांट करा दिया। इसको सेरोगेसी कहते हैं। तो आईवीएफ क्या होता है, जिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जो 6 यूनिट है कंप्लीट होती है। इसके बाद में 7th यूनिट हमारी आती है, 7वीं यूनिट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों। ये जेनेटिक और इवोल्यूशन जो है ना, अगर आप क्लास 12th में पढ़ लेते हैं और आपका पूरा विचार है कि आपको बीएससी करना है आगे चल करके, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को 12th में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये वहां पर आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। राइट, तो चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता, अनुवांशिकी क्या होती है और विभिन्नता क्या होती है। ठीक है, विविधता नहीं, विभिन्नता, भिन्नता। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अनुवांशिकी और भिन्नता क्या है, इसके बारे में समझना, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, लॉ क्या है। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का ही पूरा यहां पर कारनामा है, उसको ही समझना है। तो पहला टॉपिक यहां पर रहेगा हेरिडिटी एंड वेरिएशन, और इसमें हमको मेंडेलियन इनहेरिटेंस को समझना है। तो इसके बाद में यहां पर आपको पढ़ना है डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म। मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए वो कौन कौन से हैं, उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ना है, को डोमिनेंस को पढ़ना है, मल्टीपल एलील्स को पढ़ना है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, प्लियोट्रॉफी के बारे में समझना है, एलिमेंट्री आइडियाज क्या क्या है ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, क्रोमोसोम एंड जीन्स क्या क्या है, इनको समझना है। नेक्स्ट यहां पर हमको देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, यानी कि जीवों में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। इन ह्यूमन, मनुष्यों में, बर्ड्स, हनी बी है ना, पक्षियों में, और हनी बी में, मधुमक्खी में आपको समझना है।
लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। उसके बाद में क्वेश्चन एक और आता है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो माता पिता के सेक्सुअल कैरेक्टर से ही ट्रांसमिट होंगे, दैट मींस उसके अंदर जो एक्स और वाई वाले क्रोमोसोम है उनके द्वारा ही ये ट्रांसमिट होंगे, जैसे कि हीमोफीलिया, ठीक है, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हमारा रहेगा मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। तो मेंडल साहब ने जो ह्यूमन के अंदर जो डिसऑर्डर हो रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स किस तरीके से आपको देखने, दैट मींस थैलेसेमिया, इसमें आपको पढ़ना रहेगा। क्या पढ़ना रहेगा? रोग है थैलीसेमिया, ठीक है, इसको समझाएंगे किस तरीके से क्या होता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन कहने का मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोमल कहने का मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जिसके कारण कुछ सिंड्रोम्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, है ना। ये सिंड्रोम्स आपको पढ़ने रहते हैं। पटाउ सिंड्रोम, लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम, क्या क्या क्रोमोसोम्स के भी डिटेल यहां पर पढ़ेंगे। लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम, डी जेड डीएनए, बी डीएनए, क्या क्या होते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर नेक्स्ट हमारा यहां पर चैप्टर है 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पर जो इनहेरिटेंस हो रहा है उसके बारे में समझना है, जैसे कि यहां पर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को सर्च किया गया है, एंड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये कैसे सिद्ध हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है या हमारे अंदर होता है, ठीक है, ये कैसे बात पता चली, इसको समझना है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, पूरे डिटेल में हम लोग को डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर समझना है डिटेल में। डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है और डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस यहां पर हमको पढ़ना है। डीएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती, कैसे बनती है, डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी क्या है ना, इसको समझना है। फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन के ऊपर, आप ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर आपको समझना है, ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस आपको देखना है। जेनेटिक कोड को डिटेल में समझना है। ट्रांसलेशन, है ना, डीएनए से प्रोटीन का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना। देखिए डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए से डीएनए बना तो कहला रहा रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? डीएनए से एमआरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन में क्या होगा? एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ठीक है। इन तीनों टॉपिक को डिटेल में समझना है, कैसे होता क्या होता सब देखना है। और मैं आपको बता दूं बच्चा, बीएससी में भी आपको ये पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में। आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है ना बीएससी का जूलॉजी, जब फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर होगा वहां पर आपको ये पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। थर्ड या फोर्थ यूनिट है इसकी, दूसरी तीसरी जो यूनिटें हैं वो सब इसी के ऊपर डिपेंड है। तो इसके बाद में जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के बारे में समझना है। लैक ओपेरॉन मॉडल क्या है, ट्राप ओपेरॉन मॉडल क्या है, ये देखना है। जीनोम क्या होता है, ह्यूमन और राइस जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और राइस जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, वो समझना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या होती है, डीएनए उंगली छापन किसे कहते हैं, किस तरीके से होता है, इसको भी हमको डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है बच्चा वो है इवोल्यूशन के ऊपर, विकास के ऊपर। इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे, कब, कहां और किस तरीके से हुई, उसी के बारे में हमको यहां पर डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है। कई थ्योरी यहां पर, कई हाइपोथेसिस दिए गए, उन सबको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे है इस पृथ्वी पर, उसको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है उसको समझना है, और प्रमाण क्या है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के, उनको समझना है। और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के प्रमाण को हम लोग पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत समझेंगे, सॉरी पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी कहने मतलब कुछ जीवाश्म हमको प्राप्त हुए उसके आधार पर हम समझेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी के आधार पर समझेंगे, भाई हम कुछ ऐसे जीव हैं जिनके आपस में हम उनका इंटरमीडिएट रिलेशन देखेंगे कि भाई कितना रिलेशन घनिष्ठ है, इसके आधार पर हम उनका एवोल्यूशन समझेंगे। और एम्ब्रियोलॉजी के बेस पर देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी दैट मींस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय में एम्ब्रियो किस तरीके का चेंजेस या किस तरीके से बन रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। एंड मॉलिक्यूलर एविडेंसेस को भी हम लोग यहां पर देखेंगे, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर यहां पर डार्विन्स कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा यहां पर चला, डार्विन साहब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना मत दिया।
उसके बारे में समझना है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो दी गई है इवोल्यूशन के ऊपर, उसको देखना है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होने की प्रक्रियाएं क्या क्या रही हैं, तो उसमें आपको वेरिएशंस को समझना, लाइक म्यूटेशन हुआ होगा, रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, है ना, फिर नेचुरल सिलेक्शन हुआ होगा, विद एग्जांपल्स आपको बताने, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, किस तरीके से टाइप, मतलब नेचुरल सिलेक्शन कितने प्रकार से हो सकता था, ये वहां पर आपको दिखना है। फिर है आपका जीन फ्लो, जीन का फ्लो किस तरीके से हुआ, और जेनेटिक ड्रिफ्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या टॉपिक है, ये क्या है जीन ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो, इसको देखना है। फिर एक साइंटिस्ट है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, इन्होंने अपना एक मत दिया, हार्डी वेनबर्ग साहब ने एक मत दिया, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है, समझना है डिटेल में। फिर अडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में समझना है, और ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे, कब, कहां, किस तरीके से हुआ, ये सब हमको इसी चैप्टर के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां पर जो सिलेबस है आपका बहुत बड़ा सिलेबस है बच्चा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें तो रेगुलर क्लास को आपको करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आप कहीं जाकर के आप पूरे चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे, सारी क्लासेस को आप कंटिन्यू फॉर्म में कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को रेगुलर फॉर्म में यहाँ पर मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊं 11 12th की, 9 10th की, जिससे आप अपनी सारी क्लासेस को अच्छे से कंप्लीट फॉर्म में कर पाए। ठीक, और ये डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि मैं रेगुलर क्लास लूं या नहीं लूं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही ये तय करेगा कि बीएससी सॉरी जो 11 12th की क्लासेस, 9 to 12th की क्लासेस, एकेडमिक क्लासेस की एकेडमिक क्लासेस जो है वो आप लोगों को कितनी हमको प्रोवाइड करनी है। बीएससी बार बार आ जाता है क्योंकि बीएससी को ही पढ़ाया, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने एकेडमिक क्लास खोला है, तो आपका सपोर्ट करना फर्ज है। मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, और एग्जाम में क्या लिखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में आपका यूनिट 8 आता है, और यूनिट 8 में आपका आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इसमें बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर के बारे में समझना है। इसमें चैप्टर 8 आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मनुष्यों के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज हो जाती हैं, मनुष्यों का हेल्थ कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमको समझना है। इसमें पैथोजेंस के बारे में देखना है, पैथोजेंस में जो ऐसे मतलब रोगजनक जंतुओं के बारे में समझना, रोगजनक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, जैसे पैरासिटिक कॉजिंग ह्यूमन डिजीज, यानी कि पैरासाइट, कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जिनके द्वारा मनुष्यों के अंदर डिजीज कॉज होती है, लाइक मलेरिया, लाइक डेंगू, लाइक चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस। ठीक है, ये एक निमेटोड के द्वारा होता है। ठीक है, एस्केरियासिस, एस्केरिस के द्वारा, टाइफाइड, निमोनिया, ठीक है, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवॉर्म, फंगस के द्वारा, प्रोटोजोन्स के द्वारा, फंगस के द्वारा, प्रोटोजोन्स के द्वारा, कॉमन कोल्ड, वायरस के द्वारा, निमोनिया, बैक्टीरिया के द्वारा, टाइफाइड, बैक्टीरिया के द्वारा, एस्केरियासिस, निमेटोहेल्मिंथिस, दैट मींस निमेटोड के द्वारा, फाइलेरियासिस, निमेटोड के द्वारा, चिकनगुनिया वायरस, डेंगू वायरस, मलेरिया, ये आपका प्रोटोजोन के द्वारा, मतलब डिफरेंट टाइप की यहाँ पर प्रोटोजोन्स और जो है ना फंगल, बैक्टीरियल, इन सबको हमको देखना है, और इनका किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर एक डिजीज को और उस डिजीज से क्या क्या दिक्कतें हो रही, सिम्टम्स को, करेक्टर को और उसका कंट्रोल, ये सब हम लोगों को यहाँ पर लेकर के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, लाइक वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, वैक्सीन्स किसे कहते हैं, वैक्सीन क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं 2 साल तक, 3 साल, 5 साल तक तो वैक्सीनेशन हुई होता रहता है, पोलियो ड्रॉप पिलाते रहते हैं, है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। फिर कैंसर, एचआईवी और एड्स, इनके ऊपर आपको समझना है। कैंसर क्या होता है, बेनाइन कैंसर, ठीक है, मैलिग्नेंट कैंसर, 2 प्रकार का होता है। एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसके कारण एक रोग उत्पन्न होता है जिसको हम लोग एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं मेरा भाई, और इस बीमारी के हो जाने से आप ये समझ लो जो व्यक्ति चलता फिरता है ना, वो चलता फिरता बीमारी का घर है, उसके अंदर अगर ये सिंड्रोम या एचआईवी के द्वारा, एचआईवी वायरस है इसके द्वारा अगर इन्फेक्शन हुआ, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है एक्चुअल में, और ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट में आती है, और ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट में आ रही तो जरूरी नहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो। अगर आप किसी नाव की दुकान पर जाकर के या किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर के अपने इंजेक्शन लगवाते हैं, सिरेंज के थ्रू इंजेक्शन आपने लगवाया, तो जो निडल पेनिट्रेट की गई अगर वो मल्टीपल लोगों के यूज की गई है तब आपको एचआईवी हो सकता है। तो इसलिए आज की डेट में क्या है कि एचआईवी को प्रिवेंट करने के लिए किसी के अगर इंजेक्शन लगाए तो उसको तोड़ करके फेंक देते हैं,
ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं। नाउ के यहाँ अगर आप जाते हैं, अच्छी दुकान पे पहुंचते हैं, तो वहां पर वो तुरंत सीजर को जो है ना, अस्त्रे को अपना बढ़िया से साफ करता है और फिर नई ब्लेड का यूज करता है। अगर आपकी कहीं कट भी लग जाए तो आपको दिक्कत ना हो, तो अस्त्रा को पहले वो साफ करे, ब्लेड चेंज करना बेटर नहीं है, अस्त्रे को भी आप साफ करवाएं कि भैया इसको धुलो पहले साफ से, आप जो है ना उसको सैनिटाइज करो, उसके बाद ही हमारा यूज करो। नहीं तो जरूरत क्या है हमारी तरह, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी करके घूम रहे हैं, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये बात की बात है। फिर उसके बाद में आपको एडोलेंसेस के बारे में समझना है। एडोलेंसेस में यहां पर आपको देखना है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। जो ड्रग्स है और जो अल्कोहल अब्यूज हैं, यानी कि अल्कोहल से ग्रसित और ड्रग से ग्रसित जो व्यक्ति हैं, उनका क्या रोल है, उनसे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वो समझना है, राइट। इसके बाद में इसी में आपका एक चैप्टर 9 है जिसका नाम है स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये चैप्टर हमारे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्लास 12 से रिमूव किया गया है। आपके ऊपर जो एक बहुत बड़ा प्रेशर, एक बोझ है इतना ज्यादा लदा हुआ इतने चैप्टर्स को पढ़ने का, उसमें से 2 चैप्टर आपके निकाल दिए गए हैं। एक्चुअल में एक और चैप्टर, 3 चैप्टर एक्चुअल में निकाले गए हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं या किस तरीके से होता है, इसको रिमूव कर दिया गया है, इस बार नहीं पढ़ना है। चैप्टर 10 पे हम लोग सीधे आएंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इस टॉपिक को हमको समझना है, इस चैप्टर को समझना है। इसमें आपको माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग के बारे में समझना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल पर किस तरीके से फूड को प्रोडक्ट किया जा रहा है, स्वेज ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। एनर्जी जनरेशन कैसे हम कराते हैं, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, यानी कि जो माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका हम बायो कंट्रोल के रूप में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनको समझना है। एंटीबायोटिक्स क्या क्या है, एंटीबायोटिक्स में प्रोडक्शन कैसे हो रहा है और इसका जुडिशियस यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है एंटीबायोटिक्स का, वो समझना है, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। फिर चैप्टर यूनिट नंबर 9 जो हमारी है, इसमें हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के बारे में समझना है, जिसमें चैप्टर 11 जो आपका है वो है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। इसमें आपको प्रिंसिपल्स और प्रोसेस समझने, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में समझना है, राइट। फिर उसके बाद में हमारा चैप्टर 12 ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही है, बट ये इसके एप्लीकेशंस पर है। तो प्रिंसिपल और प्रोसेसिंग को, प्रिंसिपल और प्रोसेस को हम लोग समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 11 में, और 12 में हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ, हेल्थ लेवल पर हमने किस तरीके से ग्रो कराया है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या इसका एप्लीकेशन है, ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन, वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जर्म थ्योरी है ना, जीन थ्योरी, सॉरी जीन थेरेपी, इसको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बीटी क्रॉप, बीटी क्रॉप को देखना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जेनेटिक लेवल पर कुछ चेंजेस किए गए और हमको बीटी क्रॉप यहां पर प्राप्त हुई, ये क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। बायो सेफ्टी इश्यूज एंड बायो पायरेसी और पेशेंट क्या क्या है, तो बायो सेफ्टी इश्यूज, बायो पायरेसी यानी कि कुछ ऐसे फॉर्म बनाए गए हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई गई जिनका पायरेसी ना हो पाए, तो उसको समझना है यहाँ पर, ठीक है। ये यूनिट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और बोरिंग दोनों है। और लास्ट यूनिट हमारी है यूनिट 10, और इसमें हम लोगों को समझना है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। चैप्टर 13 यहाँ पर हमको समझना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जो ऑर्गेनिज्म है वह और उनका जो पॉपुलेशन हो रहा है वह, वो किस तरीके से हो रहा है वो समझना है। तो पहला टॉपिक यहाँ पर रहेगा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, यानी कि म्यूचुअलिज्म क्या है ना, कंपटीशन क्या है, प्रेडेशन क्या है, प्रेडेशन क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, ये सब देखना है ना। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, ग्रोथ कैसे हो रहा है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद में ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, ये समझना है। मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर क्या है, और एडेप्टेशन किस तरीके से करता है कोई ऑर्गेनिज्म नए एनवायरमेंट में पहुंच करके। या भारत में आप लोग देख रहे हैं कि दिन रात जो है ना वातावरण बदलता ही जा रहा है। अभी देखिए महीना कौन सा चल रहा है ना, और इस महीने में, अप्रैल महीने में इतना ज्यादा गर्मी हुआ करती थी पहले, लेकिन अभी देखिए मौसम ने क्या करवट मारी है, क्या करवट लिया है। मतलब जिन लोगों ने एसी लगवाई है वो फेल है, नेचुरल ही इतना
ठंडा मौसम हो जाता है रात में कि आपको ठंड सी लगने लगती होगी, है ना। तो नेचुरली आप देख रहे हैं, तो ये किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेटिक बदलती हुई दशाओं के आधार पर हम अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्टेड कर लेते हैं, किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए, है ना। वैसे तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स के अंदर ये ज्यादा अडॉप्टेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि वो स्वेटर पहन के नहीं घूमता, हम लोग स्वेटर जैकेट पहन के घूमते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने सुरक्षा के लिए कई चीजों को प्रावधान किया, बनाया है। खैर, चैप्टर 14 आपका है इकोसिस्टम, पारितंत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम, इसमें पैटर्न और कंपोनेंट्स आपको समझने हैं, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन कैसे होता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, बायोमास क्या कहलाता है, एनर्जी फ्लो क्या है या एनर्जी क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, और न्यूट्रिएंट साइकिल किस तरीके से चलती हैं, इनको आपको समझना है। उसके बाद में आपका चैप्टर 15 है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। जैव विविधता और इसके कंजर्वेशन क्या है वो समझना है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट को समझना है, पैटर्न को समझना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हुआ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या कहलाता है या हॉट स्पॉट क्या होता है, हॉट स्पॉट्स क्या है, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मतलब खतरे में पाई जाने वाली प्रजाति, एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, एक्सटिंक्शन क्या है, मतलब जो खत्म हो चुकी प्रजातियां, रेड डाटा बुक क्या कहता है ना, सीक्रेट ग्रुप क्या है, सेक्रेट ग्रुप, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, नेशनल पार्क बनाया गया, वाइल्ड लाइफ बनाई गई, सेंचुरीज बनाई गई, और रामसर रामसर साइट्स रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर डिटेल्ड फॉर्म में आपका पूरा सिलेबस है, इसको हम लोगों को कवर करना है धीरे धीरे। आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। और वैसे तो पूरा टॉपिक तो हम लोग लेकर के चलेंगे, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग पूरा खत्म ही करेंगे पहले, फिर उसमें इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। अच्छा, इसके बाद में चैप्टर 16 है आपका एनवायरमेंटल इशूज। तो चैप्टर 16 को भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड ने, इस बार इसको रिमूव किया गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने यहाँ पर क्लास 12th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट फॉर्म में देख लिया है, ठीक है। ये आपका क्लास 12th बायोलॉजी का सिलेबस है, और आशा करते हैं आप लोगों को आपका सीबीएसई बोर्ड से अगर एफिलेटेड है, या यूपी बोर्ड के हैं, या आप बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, तो आपका अगर एफिलेटेड सीबीएसई बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड अगर आपके यहाँ एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, आपका स्टेट बोर्ड ही क्यों ना हो, अगर सीबीएसई पैटर्न पे चल रहा है, तो डेफिनेटली क्या है कि इस तरीके का सिलेबस आपका बना होगा, ठीक है। चाहे वो स्टेट बोर्ड ही आपका क्यों ना हो, सिलेबस इसी तरीके का बना होगा। एक बार जरूर जाकर के अपने यहाँ पर जो है ना अपने स्टेट के सिलेबस को जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये सिलेबस मेंशन किया गया है सीबीएसई की तरफ से, सीबीएसई साइट, ऑफिशियल साइट पे आपको दिख जाएगा। मैंने अपने तरफ से कोई भी यहाँ पर जो है ना चैप्टर को रिमूव नहीं किया है, ना अपना सिलेबस बनाया। सीबीएसई ने जो सिलेबस लॉन्च किया है 23 और 24 का, वो है। तो इस बार जो बच्चे, अब जैसे ही फटाफट एग्जाम हो ही चुके हैं, 2-3 दिन हो चुके हैं, रिजल्ट आ ही चुका है ना। तो रिजल्ट आउट हो चुका है, तो जो बच्चे आ चुके हैं आपके पास आउट होकर के 9th में, 9th में, 11th में, 12th में, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर, आप लोगों के लिए यहाँ पर ये सिलेबस लॉन्च किया गया है। 23-24 में आपको क्या पढ़ना है वो मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें बच्चों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर डालूंगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। बस यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी।